नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 18। मैं हूँ जेके आसू और हमारे साथ मौजूद हैं साक्षी सोनी जी, जो सोशल मीडिया पे और कई चैनलों पर लगातार वायरल हो रही हैं। वायरल इस चीज़ के लिए क्योंकि उन्होंने एलएलबी में यूनिवर्सिटी टॉप किया है और साथ ही संभाग टॉप किया है। एक बड़ी बात होती है उन लोगों के लिए जो हाउसवाइफ़ होते हैं। जी हाँ, हम ऐसी ही एक हाउसवाइफ़ का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, जिन्होंने एलएलबी में टॉप किया है और एक उन महिलाओं को बड़ा संदेश दिया है जो घर पर बैठे चूल्हा चक्की में विधि हैं और वो शायद ये सोचती हैं कि हम पहले बहुत अच्छे थे या पहले जॉब करते थे, शायद हमारी शादी होने के बाद या मैरिज होने के बाद कहीं ना कहीं हमारी वो चीज़ें दब गई हैं। लेकिन साक्षी ने परिवार को साथ में लेकर अपनी सफलता का लोहा हमें सामने दिखाया है और ऐसा कहते हैं कि एलएलबी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति कहाँ तक जाएगा। तो लगभग 80% चांसेस आपके सिविल जज बनने के तय यहाँ से हो गए हैं। 20% मेहनत करने की ज़रूरत है। साक्षी, पहले तो सीधा शुरुआत से ही ले लेते हैं ना। जी, अ, पारिवारिक पृष्ठभूमि थोड़ा सा जानना चाहेंगे जी। आपकी क्या है? जी, मेरे पापा बिज़नेसमैन रहे हैं। जी। 2020 में उनका देहांत हो गया। मेरी मम्मी हाउसवाइफ़ हैं, हम लोग 4 भाई-बहन हैं। मेरी सबसे बड़ी जो दीदी हैं, वो भी अभी प्रेज़ेंटली वर्किंग हैं। वो फ़िज़िक्स वाला में एसएमई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। मेरे भाई हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट में हैं। और मेरी भाभी भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं, दोनों गवर्नमेंट जॉब में दोनों वर्किंग हैं। फिर मैं हूँ थर्ड और फिर मेरा छोटा भाई है, वो घर का मेरा बिज़नेस सँभालता है। मैंने सुना है कि जैसे कि अभी तो आपके हस्बैंड जो हैं वो व्यवहार न्यायाधीश हैं, जी, है ना? उत्कर्ष सोनी जी हैं जो जी, लगभग छतरपुर में एक बड़ा नाम है जी। उनका, ठीक है? अब आप क्या जॉब करती थीं शादी के पहले? शादी के पहले मैंने बीटेक किया हुआ है। इसके बाद में 7th सेमेस्टर में ही मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था। फिर मैंने 1 साल जॉब की, उसी ड्यूरेशन में मेरी शादी फिक्स हो गई। तो क्योंकि रिलोकेट होने की प्रॉब्लम थी, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया था उस टाइम पे। बस फिर शादी के बाद में फिर लॉ फ़ील्ड। एक 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 बहुत अलग चीज़ है ये कि आप एमटेक किए हुए थी, है ना? जी, जी, ठीक एमटेक है, में भी एडमिशन ले ठीक लिया है। था। और एलएलबी एक बहुत अलग चीज़ है, जी। ठीक है? तो जब आपकी मैरिज होना थी तो आपको पता चला होगा कि एक न्यायाधीश हैं जिनके साथ मेरी शादी होनी है। जी, तो बिल्कुल। फिर क्या सोच मन में आई? क्या सोचा कि शायद मुझे भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा क्या? उसी टाइम पे सोचा था क्या? उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं सोचा था। उस टाइम पे तो रियलाइज़ेशन नहीं था कि हाँ, मतलब जैसे मुझे बताया गया था कि जो आपके होने वाले हस्बैंड हैं, मतलब जो जब शादी फिक्स हो रही थी, वो मजिस्ट्रेट हैं। तो इस फ़ील्ड से इतना अनअवेयर थे, बिल्कुल भी नहीं पता था कि मजिस्ट्रेट क्या होता है, मतलब जज वही मजिस्ट्रेट होते हैं। तो बिल्कुल भी हमको अंदाज़ा नहीं था उस टाइम पे, इस फ़ील्ड को लेके बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी कि लॉ फ़ील्ड में कैसे क्या होता है, किस टाइप से पढ़ाई होती है, क्योंकि 10th के बाद ही मैथ्स ले ली थी और ऑप्शनल में भी मैंने कंप्यूटर्स ही लिया था। और फिर कंप्यूटर साइंस से ही इंजीनियरिंग की और सॉफ्टवेयर फ़ील्ड में रहे, तो बिल्कुल भी इस फ़ील्ड के लेके मतलब अवेयरनेस नहीं थी। मतलब ये हो जाता है कि सोशल लाइफ़ से तो बिल्कुल दूर ही हो गए होंगे जी, आप। जी। सोशल लाइफ़ से दूर हो गए थे शादी के बाद, फिर जब सोशल लाइफ़ से दूर रहे, बिटवीन द जजेस के बीच में रहे, तो बहुत रुझान आया कि ऐसी ये कौन-सी फ़ील्ड है जिसमें मतलब जो पढ़ना पड़ता है, दिन-दिन भर फाइल्स देखते हैं, ऐसे कौन-सी चीज़ें होती हैं जो मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि लॉ फ़ील्ड उसकी लैंग्वेज चाहे आप हिंदी में हैं, चाहे इंग्लिश हो, वो नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आती। वो आपको पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज़ करनी पड़ेगी तभी आप समझ पाएँगे। तो एक इंटरेस्ट जागा अंदर से कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मुझे नहीं बन रही। तो तब से लगा कि नहीं, लॉ में एडमिशन लेंगे और बस मज़े-मज़े में एडमिशन ले लिया और आज यहाँ तक आ गए हैं। ये एक कुछ जॉब ऐसी होती हैं जिनकी पढ़ाई बंद ही नहीं होती है। अगर जी, मजिस्ट्रेट है या वकील हैं तो वो उनका काम घर पे भी चालू रहता है। बिल्कुल। तो अब जब घर पे आपके जब हस्बैंड आते होंगे तो घर पे भी उनको जजमेंट कुछ लिखवाना पड़ते होंगे या बिल्कुल। पढ़ना पड़ते उस टाइम पे क्या समस्याएँ होती थी? एज़ अ वाइफ़ ऑफ हाँ। अ जज बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी कोई पर्सनल लाइफ़ देखा जाए तो नहीं होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जजेस को
पढ़ाई घर पर भी आके आपको अगर नेक्स्ट डे जो आपको काम कराना है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। संडेज़ को भी आपको अपना त्याग करना पड़ता है, उसमें भी काम करना पड़ता है। तो वो एक खाली टाइम रहता था और देखते थे कि हाँ, हस्बैंड इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मोटिवेशन भी मिलता था कि हाँ, हम भी पढ़ाई करें और साथ-साथ वो भी मोटिवेट करते थे कि तुम फ्री हो तो क्यों हो तुम फ्री? तुम भी पढ़ाई करो। हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि उत्कर्ष ने कहीं ये तो नहीं सोचा कि मैं बिज़ी रहता हूँ, तो शायद वाइफ़ को भी एलएलबी करा दूँ, तो ये भी बिज़ी हो जाए। कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन ये बहुत पॉज़िटिव वे में रहा, नहीं तो कई लोगों को रहता है अरे घर गंदा है या तुम घर पे ध्यान दो या फिर तुम खाना बनाओ। तो ये सब चीज़ों के साथ में पढ़ाई को लेके बहुत मोटिवेट किया उनने, कि आप पढ़ाई मतलब लॉ करिए, लॉ में एग्ज़ाम्स रहते थे तो मुझसे ज़्यादा टेंशन उनको रहती थी कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं हो रही है। हालाँकि फर्स्ट सेमेस्टर में उनने पढ़ाया था, बाकी का फिर मैंने खुद से किया क्योंकि एक आइडिया हो जाता है कि आपको पढ़ाई किस हिसाब से करनी है। लेकिन हाँ, बैक सपोर्ट और मोटिवेशन वो बहुत इम्पोर्टेंट होता ये है। अक्सर देखा जाता है कि जो जजेस के जजमेंट जो होते हैं, उनके मूड पर बहुत डिपेंड डिपेंड करता है। कई बार कई पक्षकार आते हैं तो उनको लगता है कि शायद जज साहब आज गुस्से में हैं, या वकील साहब भी ये देखते हैं कि जज साहब गुस्से में हैं, आज हमें बहस नहीं करनी है, आज जजमेंट ना हो। तो लगभग-लगभग 50% जो जजमेंट हैं वो जज मजिस्ट्रेट के मूड पर डिपेंड करते हैं। और ये देखा जाता है शायद जज साहब घर से तो लड़कर नहीं आए। तो जी। उस स्थिति में क्या रहते थे? आप मूड कैसा रखते थे इनका? जब ये ऑफ़िस जाते थे या न्यायालय जाते थे? नहीं, ऐसा तो कभी कभी भी नहीं रहा, हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, लेकिन ऐसा कोई भी मौका नहीं रहा जब इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आई हो, जैसे मूड खराब या लड़ाई-झगड़ा, ये तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम दोनों ही बिज़ी रहते थे। उनका काम मतलब रहता था सब अपना जुडिशरी की तरफ और मेरा पढ़ाई की तरफ रुझान रहता था। तो हाँ, लेकिन काफ़ी इंटरेस्ट आया पढ़ाई में हस्बैंड की वजह से, कि देखते थे कि इस जॉब में कितना आगे जा सकते हैं और क्या-क्या कर सकते हैं। तो और उनने भी बहुत मोटिवेट किया। एक जी। बड़ी बात होती है कि हाउसवाइफ के लिए कि किसी चीज़ को, किसी भी चैलेंज को फेस करना और फिर उस चैलेंज को कंप्लीट करना। जी। क्योंकि फेस तो कर लेते हैं, एडमिशन लेना एक नॉर्मल जी। प्रक्रिया है, हो जाता है। लेकिन फिर उस विश्वास पर खरे उतरना एक हाउसवाइफ के लिए एक बड़ी बात होती है। उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे जो इस कंडीशन में हैं? बिल्कुल, उन महिलाओं को मैं मोटिवेट करना चाहूँगी कि बिल्कुल आप ये ना सोचें कि घर के काम के साथ में कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि मेरे हस्बैंड जज हैं, मेरे लिए हर चीज़ की फैसिलिटी है, लेकिन जैसे खाना बनाना, हम ट्राइबल एरिया में रहते हैं, वहाँ बहुत अच्छे कुक अगर आपको नहीं मिलते, मैं खुद ही खाना बनाती हूँ। घर की ऐसा नहीं होता कि आपको घर के काम ना करने पड़े या आपके घर पर कोई ना आए, आपके घर पे गेस्ट आएँगे और मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हम लोग की पोस्टिंग प्लेस अलग है, ससुराल से भी कोई आ जाएगा तो आपको उतना ही टाइम, उतना ही डेडिकेशन देना होता है और एक प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि आप घर से अलग रह रहे हैं। तो आपको प्रूव करना होता है कि जैसे अगर घर में कोई बड़े हैं और फिर वो लोग बैठ जाते हैं, कोई घर में आता है तो आपके ऊपर डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं होती कि डायरेक्ट कोई कह दे कि अरे! हमारे घर में आए थे, डिसरिस्पेक्ट हुई या कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हुई। तो हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, घर गृहस्थी देखनी पड़ती है। अगर आपके घर में 10 लोग आ जाएँ तो उसके हिसाब से आपके पास एट अ टाइम व्यवस्था होनी चाहिए। आपके पास इतनी हर चीज़ होनी चाहिए कि आप उन लोगों को प्रेज़ेंट कर सकें। तो सारी चीज़ें घर मैनेज करना, आपकी सोशल लाइफ़ मैनेज करना और हम लोग अलग रहते हैं तो छतरपुर आना, शादी है, फंक्शन है, पूरा मतलब सब वो भी अटेंड करना पड़ता है। मायके में भी अटेंड करना, अब शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं आपकी फैमिली को लेके, आपके मायके वालों को लेके भी, आपके पेरेंट्स भी एजिंग हैं दोनों साइड से। तो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। देखिए एक किसी महिला के लिए किसी सब्जेक्ट में टॉप कर लेना एक बहुत बड़ी बात है। जी, क्योंकि एक महिला को ये भी देखना होते हैं कि रिश्तेदार में कहीं कोई फंक्शन नहीं है, कि हम बिल्कुल, चौक समारोह में गए, शादी जी, समारोह में गए। फिर ये भी लगता है कि अरे हस्बैंड उनके मजिस्ट्रेट हैं, शायद इसलिए वो इतना आसमान में होंगे कि वो हमारे यहाँ नहीं आते। तो ये बातें भी आपको झेलना बिल्कुल। पड़ती हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करते थे आप? इस सिचुएशन को भी हैंडल करना होता है। आपके एग्ज़ाम्स हैं, बीच में अगर किसी के यहाँ जाना है, शादी है या किसी ने स्पेशली आपको इनवाइट किया है, तो ये एक कंस्ट्रेंट होता था कि जाना ही पड़ता था। क्योंकि फिर वही जो आपने बोला, फिर वही चीज़ हो जाती है कि हस्बैंड जज हैं तो मतलब ये लोग फिर इतना सोशलाइज़ नहीं हो रहे हैं।
तो ये चीज़ को बहुत मेंटेन करके रखना पड़ता है क्योंकि आपके साथ-साथ आपके घरवाले भी जुड़े हैं। उनकी भी सोशल लाइफ़ कहीं न कहीं आपसे जुड़ी है। तो वो सारी चीज़ें मेंटेन इवन सोशल लाइफ़ बाइफरकेट हो जाती है। शादी के पहले की सोशल लाइफ़, शादी के प्लस शादी के बाद की सोशल लाइफ़, प्लस जो जॉब में रहते हैं वहाँ की सोशल लाइफ़। तो 3 अलग-अलग जगहों को आपको एक साथ मैनेज करना पड़ता एक है। ओवरऑल अगर पूरा निकाला जाए तो मैनेज करना आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल मैनेज करना आना चाहिए और और ऑफ़िशियल भी और पार्टीज़ और होती थी जिनको उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, चिड़चिड़ापन भी होता है लेकिन उस चीज़ को आपको दिखाना नहीं। कंट्रोल करना चाहिए और दूसरों के सामने आप ना वो चीज़ प्रेज़ेंट कर बहुत पाएँ। अच्छी बात। अब थोड़ा-सा बात कर लेंगे अब स्टडी पर, है जी, ना? अ, एलएलबी में एडमिशन लिया, जी, फिर तैयारी कैसे कर पाए? नॉर्मल चीज़ नहीं होती है एलएलबी क्रॉस करना और उसमें टॉप करना। जी। पास तो हो जाते हैं, पास में उतनी समस्या नहीं लेकिन टॉप करना एक बहुत बड़ी बात होती है और वर्तमान में आपको राज्यपाल ने सम्मानित भी किया है, तो जी। कैसे किया? एलएलबी में जैसे ही एडमिशन लिया, उस टाइम पे बिल्कुल ब्लैंक थे कि कैसे क्या करना है। फिर धीरे-धीरे जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर आया, तो जो सब्जेक्ट्स थे फर्स्ट सेमेस्टर के धीरे-धीरे रुझान उनमें बढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन था और जो भी सब्जेक्ट्स थे मेरे। तो लेकिन घर के काम के साथ-साथ ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थीं। आपको कहीं जाना-आना है या फिर आपका जो डेली रूटीन है, क्योंकि ये वर्किंग है, तो हर चीज़ टाइम टेबल से होती है, टाइम फिक्स होता है हर चीज़ का। जैसे ब्रेकफ़ास्ट का, लंच का। अगर मैं 1:30 के बाद भेजूँगी लंच, 5 मिनट भी लेट हो जाऊँगी, उनकी मीटिंग का टाइम हो जाएगा, वो लंच नहीं कर पाएँगे। तो बहुत इस चीज़ का भी प्रेशर रहता है। उस चीज़ के प्रेशर के साथ-साथ आपको पढ़ाई का प्रेशर भी झेलना होता है। जैसे मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो कई बार ऐसा होता था यूट्यूब से कोई वीडियो देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो कई बार खाना भी बना रहे हैं और फ़ोन साइड में रख दिया और ईयरफ़ोन्स लगाए हुए हैं। तो साइड बाय साइड पढ़ भी रहे हैं और वीडियो चल रहा है, खाना भी बना रहे हैं आप और घर में कुछ भी काम करते हुए आप एक वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो दिमाग में जाएगा ही सही। वो एक थॉट रहता था दिमाग में कि नहीं अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो कम से कम एक जो सब्जेक्ट है उसको कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम देने में आसानी रहे। सोशल मीडिया का कितना बेनिफिट रहा तैयारी करने में? सोशल मीडिया का मेनली यूट्यूब का कह सकते हैं बहुत सपोर्ट रहा। यूट्यूब अगर आप चाहें बिना कोचिंग के तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने कहीं और से गाइडेंस नहीं लिया, जो पढ़ा वो यूट्यूब से पढ़ा और जो आपके डायरेक्ट्स होते हैं बस क्या आपके हस्बैंड भी पढ़ाते थे क्या आप? हाँ, जो डाउट्स होते थे मेनली वो ही बस क्लियर कर पाते थे, उनके पास ज़्यादा टाइम क्योंकि नहीं होता था, तो जो मुझे डाउट्स होते थे वो मैं उनसे पूछती थी, वो ज़रूर फिर वो टाइम निकाल के फिर वो क्लियर करते थे। ये कहते हैं बेस मजबूत लगभग है आपका। अब 80% चांसेस बन जाते हैं कि अगर आपने एलएलबी निकालना एक नॉर्मल है, लेकिन मैंने कहा कि उस स्तर पे निकालना वो एक बड़ी बात है। तो अब जो 20% की तैयारी है, उस पे क्या अभी से फ़ोकस है? बिल्कुल, अभी से फ़ोकस करेंगे तभी क्योंकि अगर कंटिन्यूटी टूट जाएगी पढ़ाई की, तो फिर उस चीज़ को रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और रेगुलर बेसिस पे अगर आपके हैबिट्स में वो चीज़ आ गई कि आपको पढ़ाई करनी है, तो फिर आसान होता है फिर कुछ भी कर लेना। और इतनी तैयारी के बाद कई बार जो हमारी खुद की हॉबीज़ होती हैं, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा दब जाती हैं या फिर हम वो एन्जॉय नहीं कर पाते। तो ऐसा कुछ है क्या? हॉबीज़ क्या हैं? थोड़ा-सा ये मेरी हॉबीज़ मेनली मुझे क्राफ्ट वर्क करना बहुत पसंद है, पेंटिंग करना बहुत पसंद है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है आप टाइम निकालते हैं जैसे एग्ज़ाम के जस्ट जो बाद का टाइम रहता है, तो आपको लगता है थोड़ा-सा माइंड फ्रेश हो जाना चाहिए क्योंकि आप बहुत सारा प्रेशर झेल के निकले हैं बाहर। तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल मैंने टाइम निकाला है, मैंने बनाई भी हैं कुछ पेंटिंग्स, कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी की हैं, स्टोन आर्ट भी कुछ स्टोन के ऊपर जो बनाते हैं आर्ट वो भी किया हुआ है और लिपन आर्ट जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है वो भी किया है जो क्ले से बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी साइड बाय साइड चलती रहती हैं। अच्छा, थोड़ा-सा ये परिवार के बारे में मतलब ऐसा जो आपका ससुराल पक्ष का परिवार है, क्योंकि बहुत हस्बैंड की भूमिका तो ऐसी होती है कि उसको करना ही करना है। लेकिन सास-ससुर और परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं, बिना उनके भी आप बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका भी अपने पुत्र के प्रति और आपके प्रति बहुत-सा रुझान होता है और बहुत-सी अपेक्षाएँ होती हैं। तो उनका कैसा सहयोग रहा? मेनली जो सपोर्ट रहा है वो ससुराल वालों का ही रहा है, क्योंकि मैं जब यहाँ पढ़ने के लिए आती थी, तो क्योंकि इनको छुट्टी इतनी नहीं मिल पाती, वो तो नहीं आते थे, मैं अकेली ही आती थी।
और वहाँ पर जब मैं रहती थी तो क्योंकि घर भी साथ में सँभालना पड़ता था, तो इतना पढ़ाई जितनी वहाँ पर नहीं हो पाती थी, उससे ज़्यादा मैंने यहाँ आकर की है। 1-1 महीने जैसे एग्ज़ाम्स हैं आपके, अगर एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 1 महीने है, तो इतना दूर है कि हम डेली-डेली जा नहीं सकते, अप डाउन नहीं कर सकते, तो पूरा 1 महीना मैं यहीं रहती थी। और उसके साथ-साथ मतलब घरवालों का सपोर्ट रहता था कि नहीं-नहीं तुम पढ़ो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। तो बहुत सपोर्ट रहा है, मतलब ऐज से भी नहीं होता, जैसे दादी इतनी एजेड हैं, लेकिन फिर भी उनकी मेंटालिटी ऐसी है कि नहीं हमें तो बहू को पढ़ाना है। तो बिल्कुल, बहुत सपोर्ट रहा सबका, मम्मी का, दादी का, पापा का, मेरे देवर का, वो मेरे क्लासमेट रहे, उनका बहुत गाइडेंस रहा, वो क्लासेस अटेंड करते थे, मैं रेगुलर क्लासेस बहुत कम अटेंड कर पाती थी, जाती थी लेकिन बहुत कम। तो वो भी सब बता देते थे कि कैसे क्या पढ़ना है, तो एक आउटलाइनिंग जो होती है वो बहुत अच्छे से बन जाती थी सब्जेक्ट की। लास्ट क्वेश्चन ये है जी। कि जो महिलाएँ या जो लड़कियाँ अ, इस इंटरव्यू को देख रही हैं और वो इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि शादी कोई बैरियर नहीं है पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए बल्कि कोई भी चीज़ बैरियर नहीं होनी चाहिए। शादी तो एक बहुत छोटी चीज़ है और अगर आपका रुझान है, सबको लगता है कि आपको रुझान है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो अपने आप सब सपोर्ट करते हैं। मेरा भी रुझान रहा, सबने देखा कितना डेडिकेशन है, कई बार रात में 3 बजे तक भी पढ़ रहे हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि नेक्स्ट डे, एक दिन ऐसी परिस्थिति आई थी कि नेक्स्ट डे पेपर नहीं देना है। ये भी सोच लिया था कि अब कल का पेपर मैं छोड़ दूँगी। लेकिन सबका सपोर्ट और खुद का इतना डेडिकेशन होना चाहिए कि कोई भी कुछ भी कहे, अगर आपको करना है तो आप कर लेंगे। और बिल्कुल आज के समय में तो आपकी आइडेंटिटी होना एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं, तो मेनली कहा जाता है कि ये वाइफ़ है, ये इनकी वाइफ़ हैं। तो वो चीज़ डिनोट अगर होती है तो आप भी खुद में कुछ कर सकती हैं। घर के काम के साथ-साथ बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। मैं नहीं कहती आप टॉप करो और ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब ही करिए, पढ़ाई करने के बाद जॉब करना एक माइल मतलब वो नहीं है, हमारी गोल नहीं है कि सिर्फ़ हमको जॉब के लिए ही पढ़ाई करनी है। आप पढ़ाई करिए ताकि आप दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकें, समाज में आप जागरूकता फैला सकें और अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकें। जैसे कि मुझे सॉफ्टवेयर के अलावा लॉ फ़ील्ड के बारे में पूरा नॉलेज हो गया। आगे जाके हाँ, चांसेस हैं कि जॉब कर सकते हैं, लेकिन अगर बाय चांस नहीं कर पाए, पारिवारिक परिस्थितियाँ मेरी कोई अगर पर्सनल प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, तो मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, मेरे साथ-साथ जो और बहुत सारे लोग हैं जो लॉ पास आउट जिनने किया है, उनको मोटिवेट करना, उनको गाइडेंस देना, उनको हो सकता है कोचिंग पढ़ाना या उनके डाउट्स क्लियर करना। तो आप जॉब के साथ-साथ अलावा कहना चाहिए जॉब के बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और आपकी खुद की आइडेंटिटी और सबसे बड़ी बात होती है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आप सोशलाइज़ होते हैं तो, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपकी खुद की आइडेंटिटी के साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब आप कहीं जा रहे हो तो आपको जाना जाएगा कि हाँ, मतलब ये हैं जो हमें कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। एक मन में सवाल ये आया कि जैसे कि समाज एक बहुत दूसरी तरफ जा रहा है, कई बार देखते हैं छोटे बच्चे भी अपराध कर रहे हैं, महिलाएँ हैं, पति-पत्नी वाले विवाद बहुत से फैमिली कोर्ट में आ रहे हैं। कई बार ये देखते हैं कि एक पति गरीब है या अन्य जॉब में है, उसने अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया और शायद वो पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया लास्ट में। तो कहीं न कहीं आप जैसी महिलाएँ या जो पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं, वो कई बार ये सोचती हैं नहीं हमें अपने बारे में सोचना है। तो एक कहीं न कहीं एक सवाल ये उठता है कि समाज को सोशल ऑडिट की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो इस तरफ क्या रुझान है? परिवार तो है ही आपका, लेकिन समाज को आप क्या दे सकते हैं? इस पे थोड़ा-सा बोल दीजिए। समाज को बिल्कुल मोटिवेट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, अगर आप पढ़े-लिखे हैं, तो आपको पता होगा कि क्या चीज़ अपराध है, क्या चीज़ अपराध नहीं है। जैसे लड़कियों को आप सिर्फ़ स्टॉक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तो वो भी अपराध है। तो लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की, जो आप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। एक सिविक सेंस आज जो इंस्टाग्राम वगैरह पे जो बहुत फ़ेमस है, एक सिविक सेंस होना चाहिए कि हमको अपना अगल-बगल साफ रखना है, आपको किसको कैसे ट्रीट करना है, लड़कियों को आपको कैसे ट्रीट करना है स्पेशली। आप कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसके क्या रूल्स रहते हैं, किस हिसाब से आपको जाना-आना चाहिए। ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो कैसे आपको जाना-आना चाहिए।
अगर आप कैब बुक कर रहे हैं या लड़कियाँ जो अकेले कैब में जा रही हैं, तो सेफ्टी पर्पज़ से देखा जाए या लड़कों को अपन को सिखाना चाहिए। अगर लड़के सीखेंगे कि हम लड़कियों को कैसे प्रोटेक्ट करें, तो शायद क्राइम्स मतलब बहुत लिमिटेड हो जाएँगे। जी। थैंक यू वेरी मच।